अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। अपना जो हाल चाल है ना, हमें फीडबैक में भी ज़रूर बताते रहा करें कि हमें पता चले जो हमारे देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ होते हैं, वो ठीक भी हैं, या अगर आप कोई भी बात शेयर करना चाहें, कोई चीज़ शेयर करना चाहें, वो भी आप हमें हमारे फीडबैक में बता सकते हैं। या किसी चीज़ में आपको बेहतरी की गुंजाइश महसूस हो रही हो तो आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हमारे पेज पर आप हमें सारी चीज़ों के मुतालिक बता सकते हैं। इवन दो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई चीज़ हम लोग नई एडिशन करें, कोई ऐड ऑन करें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस हवाले से भी जनाब आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। या आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आके मेहमान बने, आप में कोई भी टैलेंट हो सकता है, कुकिंग स्किल्स हो सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से हो सकता है, कोई एक टैलेंट भी अगर आपको लगता है कि आप में मौजूद है तो आप हमें वहाँ पर जाके बताइए, अपना प्रोफाइल भेजिए और हम ज़रूर आपको अपना मेहमान बनाएंगे। और अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि परेशान तो हम सभी एक दूसरे को कर रहे होते हैं, या किसी ना किसी स्टेज पर हम खुद भी परेशानियां ले रहे होते हैं, लेकिन जो हौसला अफजाई करना चाहिए हमें। और एक चीज़ मैं ये नोट भी कर रही थी अपने इर्द गिर्द के, जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें अप्रिशिएट करने का जो रुझान है, ये एलिमेंट है, वो बहुत कम होता ही जा रहा है। हम लोगों को दाद नहीं देते हैं। इस मामले में भी हम लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, डंडी मार जाते हैं कि किसी का अगर अच्छा काम हम देखते हैं, नहीं जी तारीफ नहीं करनी, किसी ने अच्छी बात कर दी है, कोई अच्छा मशवरा दे दिया है, हमने उसकी तारीफ भी नहीं करनी है। हौसला अफजाई हमें करना सीखनी चाहिए। चंद अल्फाज जो हम ये बोल जाते हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं जाता, हमारे खजाने से कुछ कम नहीं होता, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, वो अपने उस अमल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करता है, मज़ीद उसको आगे ले जाने की जिद्दोजहद में ज़रूर रहता है कि जनाब मैं इससे और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो इसके साथ साथ उस बंदे के दिल में ना आपके लिए जो मोहब्बत और जो इज़्ज़त का एलिमेंट होता है वो भी मज़ीद बढ़ जाता है। इसलिए ऐब जोई की जगह ना दिल जोई करना सीखनी चाहिए। ये मैं अपने बारे में भी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड ऑन भी करनी चाहिए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ना हमारे जिस्म को कई अहम और ज़रूरी अज्जा की ज़रूरत होती है, और जिनकी कमी या ज़्यादती ख़तरनाक बीमारियों की वजह बन सकती है। उन अज्जा में फॉलिक एसिड भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। फॉलिक एसिड इंसानी जिस्म के लिए बुनियादी जुज़ समझा जाता है, जिसके इस्तेमाल के बाइस सेहत पर बेशुमार फ़वाइद भी हासिल होते हैं, जबकि फॉलिक एसिड छोटे बड़े सबके लिए ही मुफीद साबित होता है। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए बताया जाता है कि बुनियादी विटामिन करार दिया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हमल के दौरान पेचीदगियों को आसान और बच्चे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। और हाल ही में मुनक्किद होने वाली आलमी इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई इदारों ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से गुजारिश भी की है कि वो एक आलमी करारदाद के तहत फॉलिक एसिड की हामिल ग़िज़ाई इजनास के वसी पैमाने पर जो कानून साजी है वो करे। फॉलिक एसिड की कमी बच्चों की खोपड़ी के नकाइस समेत कई ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की वजह भी बन सकती है। तो फॉलिक एसिड की मुनासिब मिकदार लेना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, इसकी अहमियत क्या है, और फॉलिक एसिड की कमी किन किन मसाइल की वजह बन सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कामरान मिन्हास हैं, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर कामरान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान, फॉलिक एसिड के हवाले से आज बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह क्या है, हमारे बॉडी में इसकी कमी क्यों वाक़ई हो जाती है? जो मेन इसकी वजह है, रीज़न है, वो तो डाइटरी हैबिट्स हैं। अच्छा। खाने पीने में हम लोग मतलब इस तरह की कोताही कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक। और कुछ हमारी जिस तरह का रहन सहन है और जो हमारे टोपोग्राफी है, जिस जगह पे हम रहते हैं, यहाँ पे नेचुरली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको पूरा किया जा सकता है क्या? हाँ जी, पूरा किया जा सकता है। हम अपनी फूड से इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फूड से पूरी नहीं होती तो फिर उसके लिए फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन होती है, जिसमें अच्छा। मल्टीविटामिन, विटामिन B12 है। अच्छा, ठीक फूड इनटेक में हमारे पास ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जिसमें स्पिनिच, पालक, ये जितनी भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ये सारी जो भी हैं, जिसमें खीरा आ जाता है
इसके अलावा हमारे पास लोबिया है, ये सीरियल्स जितने भी हैं ये सारे, इनमें फोलेट या फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इनको खाने से एक तो ये तो नेचुरल हो जाएगा, तो और सिंथेटिक में हमारे पास ये जो फोलिक एसिड की गोलियां आती हैं, टैबलेट्स आती हैं 400 मिलीग्राम की, 600 मिलीग्राम की, वो वंस डेली और ट्वाइस डेली लेने से हमारी ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये किस उम्र से जो है इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और हमें पता क्या इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी हैं कि हमें पता चल जाए कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में? जी, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। एक तो अनीमिया इससे हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अनीमिया, ठीक है। अब उसकी वजह से हमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिकली जो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो पिंस एंड नीडल सेंसेशन है। सुइयां चुभती हैं हमारे हाथों पाँव में। ये बहुत कॉमन सिम्टम है जिसको लोग कहते हैं कि जिसको शुगर है उसको शुगर की वजह से हो रही है। ऐसा नहीं है, उसका अपना मुकम्मल चेकअप करवाना चाहिए, खासतौर पे एक CBC करवानी चाहिए जिसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कोई इसकी एज लिमिट तो नहीं है? नहीं, एज लिमिट कोई नहीं है इसकी। ये तो पैदा होने से पहले भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर मदर को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली बच्चे में भी होगी। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पैदा होने से पहले ही जो बच्चा है उस पे उस चीज़ के असरात आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं, कि क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, ये सारी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। और हामला खवातीन के वाले से ज्यादा कहा जाता है कि इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इन्हें फॉलिक एसिड दिया जा रहा है, लेकिन कोई पैरामीटर्स होते हैं चेक करके जिसके बिना पर ये दिया जाता है? पैरामीटर्स होते हैं, देखें CBC जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है उसको हम सबसे पहले कहते हैं कि आप CBC तो करवाएं। ठीक है। अगर कोई रिलक्टेंट भी होता है तो उसको हम जिद करके कहते हैं कि आप CBC तो करवाएं। अच्छा। उसके अंदर हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसी के अंदर हमें पता लग जाता है कि अगर पेशेंट को अनीमिया है या अनीमिया उसको क्लिनिकली लग रहा है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर दें कि कौन सा अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या कोई परनीशियस अनीमिया, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट को लेके आगे चलते हैं। लेकिन ये फॉलिक एसिड की कमी क्या कोई खास लोगों में पाई जाती है या किसी में भी हो सकती है? मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, एक तो डाइटरी हैबिट्स नहीं होती, दूसरा इस तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं कि बहुत सारी और ज़्यादा उन्हें डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, या जैसे मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं? नहीं, जो एक तो जो माल नरिश्ड होते हैं ना, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं होता, अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली उनमें होता है, लेकिन ये हो किसी में भी सकता है। यू नेवर नो कि आप खाना ठीक खाते हो लेकिन आपके जो डाइट प्लान है उसके अंदर ये चीजें शामिल ही नहीं है। अच्छा। तो ये एक बहुत कॉमन रीजन है कि आपकी डाइट, क्योंकि आपने नेचुरल रिसोर्स से ही लेना है। ये नॉन एसेंशियल विटामिन में आता है जो हमने डाइट से लेना होता है। हमारी बॉडी ये इतनी मिकदार में बनाती नहीं है जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा करना चाहिए। सैलड्स खानी चाहिए, ओके। इसके अलावा रेड बीन्स खाने चाहिए, लोबिया, दाल, ये चीजें बहुत ज्यादा खानी चाहिए। बहुत ज्यादा से मुराद है कि हफ्ते में एक आधी दफा तो लाजमी खानी चाहिए। सैलड तो वैसे रूटीन में लाजमी लेना चाहिए, वो बाकी भी इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा। तो इस वजह से ये हो किसी में भी सकती है, लेकिन जो डिजीज पर्सन है, जो कॉम्प्रोमाइज है, जिस तरह किसी को बहुत पुरानी बीमारी चल रही है तो उसमें भी ये बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि बॉडी ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज हुई होती है तो उसके अंदर फिर ये कॉमन हो जाती है। लेकिन जिस तरह आप भी बता रहे थे डॉक्टर कामरान के जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन को खानी चाहिए ये चीज़, लेकिन अगर डेफिशिएंसी उनकी भी है, उन्हें पता नहीं चला, ये बच्चे में कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है, तो उसके बाद बच्चे पे क्या क्या असरात इसके मुरतब हो सकते हैं, वो किन किन मसाइल का शिकार हो सकता है आफ्टर बर्थ, और दूसरा वो जो खातून है स्पेसिफिकली वो भी किन किन मसाइल का शिकार हो सकती है? देखिए, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की जो सबसे पहली चीज आती है वो अनीमिया आती है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से हम एक तो थकावट बहुत जल्दी हो जाती है और ये फिर चलती रहती है, क्योंकि जब कोई हमारी बॉडी में सिम्टम आता है हम उसको ट्रीट नहीं करते या वो उसी तरह से रह जाता है तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हमें उसके साथ रहना आ जाता है। अब थक बहुत जल्दी जाते हो, आपको सांस बहुत जल्दी चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये मैंने बताया पिंस एंड नीडल सेंसेशंस आती रहती हैं ऑल द टाइम,
वो शुगर के टेस्ट करवा के एक CBC नहीं करवानी, शुगर के टेस्ट करवाते रहते हैं, बाकी सारा वर्कअप करवा लिया। इसके अलावा लिवर की डिजीज़ में भी ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा। तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए, और फॉलिक एसिड की वजह से भी लिवर की डिजीज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास इवन हार्ट फेलियर हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड केसेस में हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं पेशेंट, उसको अनीमिक हार्ट फेलियर कहते हैं। कि खून की कमी की वजह से हमारी हार्ट का वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा वर्कलोड होगा उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो डेली रूटीन में फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे जो ऑलरेडी ये फॉलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर रही है, डिफिशिएंसी है, तो वो क्या क्या करे, कौन कौन सी उन्हें एक तो खानी चाहिए, ग़िज़ाएं खानी चाहिए, और क्या जो सप्लीमेंट्स हैं वो डॉक्टर से रुजू करके खाने चाहिए, वो खुद भी खा सकते हैं? नहीं, कोई भी सप्लीमेंटेशन ऐसे स्टार्ट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी का नुकसान है तो उसकी ज़्यादती का भी उतना ही नुकसान होता है। ठीक है। तो डॉक्टर के साथ रुजू कर लें, वो एक प्लान दे देता, आपको डाइट चार्ट बना देगा, उससे आपको ही मसला नहीं होगा और आपके हेल्थ भी मेंटेन हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर से रुजू करके उसके बाद ही आप कोई भी मेडिकेशन, किसी भी किस्म की मेडिकेशन है, वो विदाउट एनी वैलिड डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन फॉलिक एसिड का मैंने ये भी सुना है कि फॉलिक एसिड को कैल्शियम के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई है या ये सिर्फ मिथ है? देखें, ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। अच्छा। इसलिए ये कहते हैं, कोई इस तरह की अभी तक ऐसा रिसर्च नहीं है, लेकिन पहले से एक चलता आ रहा है कि नहीं लेना चाहिए, तो फिर कोई लेता नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बुकिश बात नहीं है कि लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये लोगों ने अपनी ही जो मिथ्स बनाई हुई है। डॉक्टर कामरान मिन्हास, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी के वाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये डिफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि आपके अंदर खून की कमी है, या मजीद जो टिप्स डॉक्टर कामरान ने हमें बताई हैं, अगर उस तरह के कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनसे पूछें, या फिर टेस्ट करा कर भी आप ये देख सकते हैं कि कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है, उससे मुतालिक फिर आप लोगों ने इलाज कराना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो दिल की कुछ बीमारियां मेडिकली होती हैं और कुछ समाजी नौयत की भी होती हैं, और इन समाजी बीमारियों के कई नाम होते हैं, मगर उनमें एक बीमारी का नाम है बदगुमानी। और ये जो बीमारी है ये बहुत ही ख़तरनाक होती जाती है टाइम के साथ साथ, और मर्दों और ख़वातीन में ये बराबर की सतह पर भी पाई जाती है। लेकिन अलबत्ता ख़वातीन में बताया जाता है कि इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हो जाती हैं, और इस मर्ज़ के हाथों इस कदर इस्तेमाल हो जाती हैं कि उनके दिल भी बर्बाद हो जाते हैं और बहुत से लोगों के घर भी टूट जाते हैं। तो बदगुमानी के बढ़ने में सेल्फ अजम्पशंस का किरदार बहुत अहम होता है। हम अक्सर औकात लोगों को मिले बगैर, उनको समझे बगैर, उन्हें पहचाने बगैर ही अपनी एक राय जो होती है वो कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ बंदा बहुत मगरूर होगा, फ़लाँ रूड बात करेगा, या हमसे बड़ा गुस्से में बात करेगा। बहुत से लोगों को हम लोग अजम्पशंस कर लेते हैं जनाब कि वो बहुत निकम्मा होगा, काम नहीं करता है, फ़लाँ बहुत ज़हीन होगा, या उसने मेरी बुराई ज़रूर की होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हम लोग फेस कर रहे होते हैं, या मगर अगर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं सोच रही होती हूँ ऐसी चीज़, या आप लोग जो हमें देख रहे हैं घर पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी किसी ना किसी स्टेज पर इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जब हम किसी से मिले बगैर ही उसके बारे में मफरूज़े कायम करने लगते हैं ना, तो ये आदत दिल की बीमारी का बायस बनती है, जो नफ़रतें बढ़ाती है और रिश्तों के कमज़ोर होने और इंतशार की वजह भी बनती है। हमारे रिश्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हम किसी से मिलते नहीं हैं इसी बारे में कि शायद उसकी राय हमारे बारे में पता नहीं क्या होगी, जो सिर्फ हम लोग अजम्पशन कर रहे होते हैं अपने बारे में। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, और ये हमारी ज़िंदगियों को कैसे मुतासर करती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जहांजेब खान हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जहांजेब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब, ये जो राय हम लोग कायम कर लेते हैं दूसरों के बारे में, ये राय कायम करना या इसको सोचना, ये हमारा काम है या नहीं, इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि हम लोग किसी के बारे में अच्छी राय कायम करें या फिर बुरी राय कायम करें, ये इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, राय कायम करना जो है ना, वो किसी भी इंसान की नेचर में शामिल है। हम किसी से भी मिलते हैं तो उसके बारे में एक
ख़ास राय कायम कर लेते हैं। अच्छा, पॉइंट ये है कि राय कायम किस तरह की जा रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ, होता ये है कि ये एक माइंडसेट की बात है। एक तो ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। और दूसरा माइंडसेट, तजर्बात, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो शख्स आपको वाइब्स क्या दे रहा है। अच्छा, देखें, आप खाली उस शख्स को नहीं ब्लेम कर सकते कि जी आप नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो वाकई नेगेटिव राय आरा कायम कर लेते हैं किसी भी शख्स के बारे में, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव रहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि हमें फीडबैक किस किस्म का मिल रहा है, सही, सामने से जो शख्स है वो हमारे साथ किस तरह का सलूक उसका है, उस शख्स का हमारे साथ। सो द पॉइंट इज़ कि एक तो आपका माइंडसेट, तजर्बा, और जो आप गेन कर रहे हैं सामने वाले से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर थिंग इज़ कि देखें, हम कोई भी राय किसी के भी बारे में जब कायम करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारे सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी जैसे गुजारी जाती है ना, उसमें सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे वकला हैं, हाँ जी, या जजेस हैं, इस वक्त हमारा मुल्क एक बड़ी हॉट केक की सिचुएशन में है। सो जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वो रेफरेंसेस की बेस पे दिए जाते हैं। इंसान भी अपनी ज़िंदगी रेफरेंसेस की बेस पे गुजार रहा होता है। सही, सो उन रेफरेंसेस को जहन में रखते हुए आप कोई भी राय कायम कर रहे होते हैं। बट एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है, इसमें आ जाती है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। देयर आर पीपल, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु टेंड टू थिंक नेगेटिव। ओवर थिंकिंग इससे कनेक्ट करती है, ठीक है। सही। और जब आप ओवर थिंकिंग ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिविटी। सही, सो द पॉइंट इज कि जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन के बारे में भी सोच सकते हैं, शख्सियत के बारे में भी सोच सकते हैं। सही, और हो ये रहा होता है एक और चीज़ कि माशरा जो है ना, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को हमारे एक्सपीरियंसेस की बकेट पे, रेफरेंसेस की बकेट के ऊपर लेके आ रहा होता है। जैसे केस इन पॉइंट, आप अगर सड़क पे जा रही हैं और आप अपनी गाड़ी में जा रही हैं और आपको कोई नॉक करता है, तो ला महला आपके जहन में एक नेगेटिविटी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, ये आपको बाद में पता लगेगा कि उसने आपको नॉक क्यों किया। हो सकता है कि वो आपको कहे बाजी आपका दुपट्टा गिरा हुआ है, ठीक है। ये हम पहले एट द फर्स्ट इंस्टेंस नहीं देखते हम। सो क्योंकि माशरे में इतना कुछ हो रहा है कि हमारा पहली जो हमारी थॉट होती है वो नेगेटिव थॉट होती है। वेयरएज उस शख्स ने एक पॉजिटिविटी के लिए कि आपके कपड़े खराब होंगे या किसी चीज़ में फंसेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उसने आपको बताया कि जी इसको ज़रा अंदर कर लें, लेकिन पहले इंस्टेंस पे आपको नेगेटिव थॉट आई। सो वो जो रेफरेंसेस होते हैं ना, वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। कई जगह उस शख्स का भी कसूर नहीं होता जो राय कायम कर लेता है, लेकिन अक्सर जगह पे मैं आई वर्क एज अ काउंसलर एज वेल, और अक्सर ये होता है कि जब आप एक ख़ास दुनिया बना लेते हैं ना अपनी, और उस दुनिया के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप बेसिकली ऐनक की बात है ना, आप उसी ऐनक से सबको देखना शुरू कर देते हैं, आप उसी लाठी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं। सो इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि डोंट मेक अदर्स ब्लीड फॉर व्हाट समवन एल्स हैज डन टू यू। सो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक दफ़ा ऑनेस्टली एक फेयर चांस ज़रूर दें सामने वाले को। लेकिन ये तो जहाँ से बात वो आ जाती है कि हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, उससे बात हो गई है, पहली मुलाकात हुई है, ऐसी वाइब्स आई हैं, तो हमने एक राय कायम कर ली है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में सिर्फ हम सुन रहे होते हैं, किसी से सुन रहे होते हैं कि अच्छा वो फलां ये है, फलां ये है, और उनके सुनने पर ही हम अपनी राय कायम कर लेते हैं कि उसको हम मिले भी नहीं है ज़िंदगी में कभी, सिर्फ उसका नाम सुना है या दूसरों से उसके बारे में सुना है, तो वो भी हम एक नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं अपने अंदर से ही, खुद से ही। देखें, हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है, मिनहसुल कौम एक मसला है हमारे यहाँ, कि हम ये हकीकत है कि हमने देखा नहीं होता, मफरूज़ों के ऊपर हम वाकई एक राय कायम कर लेते हैं। मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था, ही हैपेंस टू बी माय प्रोफेसर एज वेल। तो मैंने ऐसे ही उनसे कोई बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ मफरूज़ों के ऊपर ही ज़िंदगी गुजार लेनी है, तहकीक का अमल जो है ना वो मिसिंग है बहुत। बिल्कुल। कल ही एक और साहब के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मफरूज़े के ऊपर बहुत बड़ी एक कहानी सुना कि जी ऐसे ही है। अच्छा। कि जी अगर आप देखिए, याद रखिएगा, बहुत ख़तरनाक होते हैं वो लोग जो कन्फर्मिस्ट होते हैं। अगर आप किसी के बारे में कोई राय कंफर्म कर लेंगे ना, तो आप उसको लेबल कर देंगे। एग्जैक्टली। आप अपने जहन में भी उसको लेबल कर देंगे, और आप अगर
किसी एक खास पोजीशन पे बैठे हैं हाँ। जहां लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो आप बेसिकली उसके जो कैरेक्टर है ना, या वो असैसिनेट कर देंगे उसको, या उसको बना देंगे। एग्जैक्टली हाँ। तो ये आप जिस पोजीशन पे हैं, जहां एक उसका ख्याल रखिए, और खाली ये नहीं कि आप कोई मीडिया पे आ रहे हैं या कहीं आप यूर नोन पर्सनालिटी, कई जगह पे आपको लोग वैसे ही फॉलो कर रहे होते हैं, आप एक कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होते हैं, जहां आपकी राय की एक वैल्यू है, उसको लोग समझना शुरू कर देते हैं और उसको लोग जीना शुरू कर देते हैं, लिव करना शुरू कर देते हैं। हम अपने घरों की ही मिसाल ले लेते हैं ना। हमारे फादर फिगर जो होते हैं वो एक कमांडर ही होते हैं ना हमारे घर के, उन्होंने लीड करना होता है सारे चीजों को। और अगर वो ही एक मफरूजे की बिना पर किसी की कैरेक्टर को डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, हमें बताना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ से सॉरी टू से मैं आप लोगों से भी ये कहूंगी कि हमारे घरों में ये चीजें हो रही होती हैं, मतलब रिश्तेदारों में आपस में जो है रिश्ते थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो फिर बच्चों को वो लोग इस चीज पे बताना शुरू हो जाते हैं। बच्चे एक दूसरे से मिले नहीं होते, लेकिन उन्हें पता होता है फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, सिर्फ सुन के ये चीजें चल रही होती हैं। देखिए हमारे बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं हुई, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं ये ऐसे बताया गया तो ये ऐसे ही होगा। हाँ। ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन, बिटर रियलिटी है हमारी जी। और होता यही है कि हम जब हमें इस तरीके से इंडोर्स की जाती है वो बात कि हम, क्योंकि तहकीक का तो अमल है ही नहीं, खुद से एक तहकीक का अमल, दूसरा लॉजिक हमारे माशरे से दूर चली जा रही है, खत्म हो गई, बहुत दूर जा रही है। मैं फिलहाल ये नहीं कहूँगा खत्म हो गई है, बट दूर हो गई है। सही। सो लॉजिक और तहकीक जब तक नहीं है, कोई शख्स हो, कोई सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, आप उसके बारे में अपने आप को कंफर्म मत करें। ठीक। जब तक आप उस शख्स से मिले नहीं है, जब तक आपने उससे बात नहीं की, आपका फर्स्ट हैंड पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। अगर आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है नेगेटिव है फॉर इंस्टेंस, तो आप बताइए कि मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सही। लेकिन अगर आपका एट द फर्स्ट प्लेस कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उसके बारे में यही चीज होती है जो डेफमेशन के जुमरे में आती है, कि आप डिफेम कर रहे होते हैं किसी को। और वो होता क्या है, वो सोलली अपनी थॉट की वजह से होता है कि मेरा ख्याल था कि ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, हाँ। तो मैंने कहा ये मैं कह दूं। अब ये तमाम तर चीजें मफरूजे हैं, कॉन्क्रीट बेस किसी भी चीज की नहीं है। तो थोड़ा सा जान लें। और इसमें एक और चीज, हम ट्रेनिंग में एक और चीज समझाते हैं लोगों को कि ट्राई टू सस्पेंड योर जजमेंट। ठीक है। होता ये है कि हम राय कायम कर ली, हाँ। और हमने जजमेंट पास कर दी। exactly. हर इंसान तो मतलब जज ज्यूरी खुद है, हाँ। तो वो हर इंसान जजमेंट फौरन पास कर देता है। मेरी वालदा हमारी नानी को कहा करती थी, क्योंकि इन अ लेटर एज जाहिर है वो उनकी कुछ बीमारी ऐसी थी, वो बेड रिडन थी, तो उनका ख्याल था कि उनको पता है कि क्या हो रहा है। तो वो यही कहती थी मेरी वालदा कि अम्मा आपको इस कमरे में बैठ के सारा कुछ पता है दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, ये खाली उनका प्रॉब्लम नहीं था, वो तो एक ज़ईफ औरत थी, बीमार थी। जो तंदुरुस्त लोग हैं ना, वो भी एक कमरे में बैठ के पूरी दुनिया के बारे में, उनके जो जाविये होते हैं ना, वो बिल्कुल उनके हिसाब से ठीक होते हैं, क्योंकि हमने जो कहा वैसे ही। सो तहकीक और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कहा जाता है कि तनकीद करना या फिर राय बनाना एक हद तक इसलिए भी सही है कि आपने अगर किसी की इस्लाह करनी है, इस्लाह के तौर पर आप किसी को तनकीद का निशाना बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इस्लाह नहीं करते, हम तनकीद को तनकीद ही रहने देते हैं और अगले के ऊपर इतनी चढ़ाई कर देते हैं कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इतना लो हो जाता है कि शायद वो दोबारा से वो चीज़ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह कर सकते हैं? मुआशरे में जो ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, पिनपती रह रही हैं बार बार, इसको कम किस तरह किया जा सकता है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी द गोल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, किसी की शख्सियत को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, कोई मामला इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये जब तक यही चीज़ रहेगी, चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। हाँ, हमने ये देखना है कि हम मुखलिस कितने हैं और क्या हैं भी या नहीं है। हाँ, अक्सर लोग किसी की तरक्की को देख के नहीं खुश होते, ऐसे ही है। ये एक प्रॉब्लम है। हाँ। आज कोई एक पोजीशन पे, कल कोई और उस पोजीशन पे होगा। हमारा ख्याल ये होता है कि अगर मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ
तो मैं अब इसी पोजीशन पे हूँ। और हम इस सोच की वजह से दूसरों से डरना शुरू हो जाते हैं, और उस डर की वजह से हम बहुत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अनएथिकल कोड्स के अंदर आती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दौड़ तो अपनी अपनी है ना। बिल्कुल ऐसे रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, आपका अपनी दौड़ है, अपनी मेहनत है, और उसके ऊपर फिर आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ये सोच नहीं है। और होता ये है कि हम कोशिश ये करते हैं, किसी को अगर हमने देख लिया थोड़ा सा बेहतर होते हुए या इम्प्रूव होते हुए, उसको हम, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। वेयर एज इसी दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों को अपलिफ्ट भी करते हैं। बेशक ऐसे ही, इस बात का मतलब हरगिज ये नहीं है कि नेगेटिविटी से भरी हुई है दुनिया या लोग पुल डाउन नहीं करते हैं एक दूसरे को। देयर आर पीपल हु लिफ्ट अप अदर्स एज वेल, और वही दुनिया में सबसे कामयाब लोग होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। वो हो सकता है आपको आपकी जिंदगियों में कम मिल रहे हो, इसलिए आपके रेफरेंसेस वो बनते हो। सो कोशिश करें, मैं लोगों को समझाता हूँ व्हेन वी टॉक ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आया जिसको देख के आपका दिल किया हो कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ। सो इस केस में भी क्या कोई ऐसा शख्स आया जिसने आपको अपलिफ्ट किया? नहीं किया ना, तो कोशिश करें कि आप वो शख्स बन जाए बेशक। जिसको लोग बिल्कुल। देख के कहें मैं ऐसा बनना मैं चाहता ऐसा हूँ। बनना चाहता हूँ। मतलब ये किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी खुद की जो ज़ात होती है ना, वो इस चीज़ से मुतासर हो रही होती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी राय नहीं कायम करनी चाहिए जिससे आपकी ज़ात एक तो मुतासर हो, और दूसरा हमारा जो माशरा या इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी डिस्टर्ब और एक और चीज़, कोई भी शख्स, कोई भी माशरा मुकम्मल तौर पे ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, दोनों अवामिल होते हैं। आपने उसी के बीच में रहना होता है, और अपने आप को, इम्प्रूवमेंट बिगिंस फ्रॉम आई। आपने खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है, और फिर इंडिविजुअल इम्प्रूव करेगा, माशरा इम्प्रूव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअली अगर हम अपने आप को ठीक करना शुरू हो जाए तो हमारा माशरा भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। जहांजेब खान मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। जहांजेब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की, जो हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत ज्यादा कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, जिसके जवाब में हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला भी किया और शहर को हर तरफ से सील करके रख दिया। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए कल, और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, जिसके बाद कल सारा दिन देखा जाए तो लाहौर मैदान जंग बना रहा। खवातीन और बच्चों की मौजूदगी में पुलिस ने भरपूर शेलिंग की और लाठी चार्ज भी किया कारकुनान पर, जिसकी वजह से कई कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। और रहनुमाओं की गाड़ियों को भी पुलिस की जानिब से तोड़ा गया, जिसकी वीडियोस भी हम सबने देखी हैं। लेकिन इन सब हथकंडों के बावजूद पीटीआई कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब रहे। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सवाबी से रैली की शक्ल में कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन के ऐलान होने तक धरने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज सुबह हमने देखा है कि इमरान खान की जानिब से हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, और ऐलान अब किया गया है कि अगर 6 दिन में नए इंतखाबात नहीं करवाए जाते हैं तो वो एक मर्तबा फिर से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। क्या सियासी तहरीकों को रोकने के लिए ये जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो नून लीग की हुकूमत की जानिब से अपनाया गया भी है, कल हमने देखा, क्या ये दुरुस्त है? मुल्क की सियासी सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। और मजीद जो सिचुएशन है बाहर इस वक्त शहर लाहौर की, रहनुमा पीटीआई और साबिक सूबाई वजीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी हमें अभी ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, बताइएगा, लॉन्ग मार्च की कॉल तो खत्म कर दी गई है, लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया गया है, आइंदा का लायामल क्या अपनाया गया है, और कल जो सारी सूरत हाल रही शहर लाहौर में भी और आगे भी चलते चलते इस्लामाबाद तक हमने देखा, तो उस पर क्या कहेंगी आप? ख्याल है ये इससे बड़ी आपके पास मिसाल पुलिस गर्दी की और बदमाशी की नहीं हो सकती। वजह ये है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको पता है पिछले 3.5 साल के अरसे में जिस दौरानिया में हमारी हुकूमत थी, 5 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया, अगर आपको याद हो। जी जी। उस 5 दफा की लॉन्ग मार्च के अंदर 2 दफा तो फजलुर रहमान साहब तशरीफ लेके आए, फिर फजलुर रहमान साहब बैठे रहे 11 दिन वहाँ इस्लामाबाद में भी। ये क्या कहते हैं,
मरियम भी आई, बिलावल भी आया, सब आए ना, आपको याद है ना सारे? जी जी हमने किसी को ना रोका ना किसी को टोका, बल्कि पंजाब के अंदर तो हमने इनको फैसिलिटेट किया। तो चाहे आप, हर बंदे का जमहूरी हक है। अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं तो फिर जमहूरियत में आपका एहतजाज करने का सबको हक है और पीसफुल एहतजाज करने का सबको हक है। अब मुझे ये बताइए कि हमने क्या ऐसी बात कर दी थी? हमने कहा था हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम आएंगे इस्लामाबाद के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि इन्होंने जो तूफान बदतमीजी कल की और जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं, उसकी मिसाल तारीख में कोई नहीं है। औरतों के साथ जो जदोकोब करना मर्द पुलिस की, आपके सामने मेरा ख्याल है वो रिकॉर्डिंग तो आपने देखी होगी ना, किस तरह घसीट रहे थे मुझे गाड़ी से बाहर। अच्छा, गाड़ी में ड्राइव खुद कर रही थी जब इन्होंने, और मेरे साथ मेरी बहन थी और मेरी बेटी थी, जब इन्होंने लाठियां मार मार के मेरी गाड़ी तोड़ दी। बिल्कुल ऐसे मैडम, ये सब कुछ हमने मुलाहिजा किया और सोशल मीडिया पे भी ये चीजें चल रही थी, इवन के टीवी पे भी सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, आपकी तबीयत ठीक है? आप थोड़ा सा जख्मी भी हुई थी और बाकी लोग भी मैं अपने, मेरा ख्याल है जिस्मानी जख्म का तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितने दिल के जख्मों की तकलीफ होती है कि पाकिस्तान के हम शहरी हैं। मैं 72 साल की औरत हूँ। मैं इस पाकिस्तान को सारी जिंदगी पाकिस्तान की मैं खिदमत करती रही, और अगर आपको उसका सिला इस तरह मिले तो तकलीफ ही हो सकती है ना, दिल के जख्म जो है वो ज्यादा। और फिर सबसे बड़ी बात है, मुझे अफसोस इस बात का है कि वहाँ ऊपर बैठा हुआ है इस वक्त वो क्या कहते हैं सनाउल्ला, वो इज बेसिकली अ क्रिमिनल, और क्रिमिनल माइंड के साथ उसने ये काम किया। अफसोस देखें, हम पुलिस भी हमारे ही लोग हैं, और मुझे पुलिस वाले बेचारे खुद कहते हैं मैडम हम आपको हाथ नहीं लगाना चाहते, प्लीज आपको पता होना चाहिए, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम बड़े मजबूर हैं। यानी आप पुलिस वालों को इतना मजबूर कर डाले कि वो बेचारे मार पीट के, और फिर भी खुद भी आपको पता उनके साथ जो हुआ। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि आपने तसादुम पुलिस और पब्लिक के दरमियान करवा दिया लोगों को उन्होंने। और मैं आपको ये बता दूं, कल 100% इन्होंने बदमाश बीच में लेके आए हुए थे, क्योंकि जो मेरी गाड़ी पे वो डंडे मार रहे थे वो सब पुलिस वाले नहीं थे, वो उन्होंने बाकायदा दे वर मास्क्ड ऑल ऑफ देम, और उनके पास स्पेशल किस्म के डंडे थे जो वो मार रहे थे। मैं इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू इनके FIR भी लिखवानी है और मैं कोर्ट में भी जाऊंगी इनके खिलाफ। ठीक, मतलब आगे की कार्रवाई आप करवाना चाह रही हैं इनके खिलाफ? जी बिल्कुल। इनके देखिए, खान साहब ने 6 दिन की टाइम दिया, उन्होंने कहा 6 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे। हम इंशाल्लाह कोर्ट के पास जाएंगे, बताएंगे कि इससे ज्यादा बदतरीन मिसाल नहीं है आपके पास, जिस तरीके से आम शहरियों को, या चले मैं अगर सियासी बंदा हूँ, हमारे पे जुल्म किया गया। और एक दिन नहीं हुआ बेटा, सबसे बड़ी ये बात है, पिछले 4 दिन से मुझे हरासा किया जा रहा था। आपको पता है हमाद अजहर के घर के ऊपर भी इन्होंने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की, और वो मैं जमीन पे बैठ गई क्योंकि मैं उठाई नहीं गई, जरा वजन ज्यादा है मेरा। तो मैंने इनको कहा था अगर लेडी पुलिस ना हुई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो वो लेडी पुलिस के आने तक, और फिर भला मीडिया का, आपका भी DSG आ गई, जियो वालों की भी आ गई, तो उस DS सिंह जिसको देख के ये घबरा गए। कल भी अगर मेरी कोई बचत हुई और मुझे इन्होंने छोड़ा है अरेस्ट करने के बाद, वो इसलिए था कि सारा मीडिया वहाँ खड़ा हुआ था और मीडिया बाकायदा रिकॉर्ड कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैडम, आप आयरन लेडी हैं और कल हमने देख भी लिया है कि आपने जिस तरह जिद्दोजहद की है, आप अपने लिए लड़ी हैं, इस आवाम के लिए लड़ी हैं, और हम आपके साथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ जो है हमारे साथ आपने शेयर किया है। और जनाब, ये PTI की तरफ से मौक़िफ़ था, उन्होंने बताया, और कल आप लोग भी वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें देखते रहे और हम भी आपको अपडेट करते रहे कि किस तरह लाठीचार्ज की गई, शेलिंग की गई, और जिस बात की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बात कर रही थी कि उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके ऊपर भी बहुत सारा तशद्दुद किया गया है, वो जख्मी भी हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जवामर्दी के साथ जनाब मुकाबला किया है सबका, और हमें भी इसी तरह मुकाबला करना है। आगे बढ़ते हैं और जाहिद आबिद के साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे और हमें वो बता रहे थे। जाहिद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, कल पूरा दिन आप फील्ड में रहे हैं और आपने सारी सूरत हाल देखी है, किस तरह शेलिंग की गई है पुलिस की तरफ से, लाठीचार्ज
लाठीचार्ज भी हुआ है कारकुनान पर। तो ये इनको अहकामात दिए गए थे, ऑर्डर्स थे पीछे से, या फिर अपनी मर्जी के तहत पुलिस ये सब कुछ कर रही थी? देखें, बिल्कुल जो भी इकदाम पुलिस की जानब से किए जाते हैं वो बाकायदा एक पॉलिसी के तहत किए जाते हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक पॉलिसी यही थी कि लाहौर शहर से कोई काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना ना होने पाए, जिसके लिए पुलिस ने भरपूर तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जिसके लिए सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया, और कंटेनर्स जगह जगह लगाए गए, और ख़ास तौर पर जो तीनों खारजी रास्ते थे जिसमें बाबू साबू, सगियां और शादरा का रास्ता, वो कंटेनर से बिल्कुल चौक कर दिया गया था। और इवन के यहाँ तक कि वहाँ से मोटरसाइकिल गुजरने की भी जगह नहीं थी, जिसकी वजह से ये तमाम हुआ। और फिर बत्ती चौक पर जो कुछ हुआ, तकरीबन 11:30-12 बजे जिस तरह काफिले जाने की कोशिश करने लगे, और ख़ास तौर पर जिस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद का काफिला यहाँ से गुजरने की कोशिश की, तो इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त कल तकरीबन शेलिंग का अमल तकरीबन शुरू हो चुका था, लोगों पर आंसू गैस फेंकी जा रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, और आगे से कारकुनों की जानिब से भी मज़ाहमत हो रही थी। और शाम तक बढ़ते बढ़ते ये पुरतशद्दद वाक़यात में तब्दील हो चुका था। शाम के वक्त एक पुलिस गाड़ी पर हमला किया गया, उसके बाद पुलिस की जानिब से काफिले की 6 बड़ी बसें थी जो कि वकला और दीगर कारकुनों के साथ भरी हुई थी, जो जाने की कोशिश कर रही थी दाता दरबार के पास। उन्हें मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया गया, उनके टायरों की हवा निकाल दी गई। तो एक ऐसी सूरत नज़र आती रही। लेकिन अगर हम दोनों एंड से देखें कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जितना कारकुन आया था वो यकीनन चार्ज था बत्ती चौक पर। हमें सगियां और बाबू साबू पर किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नज़र नहीं है और वहाँ पर कुछ होता नज़र नहीं आया, लेकिन शादरा बत्ती चौक पर इस किस्म के हालात रहे। दूसरी तरफ जो पुलिस का अगर हम देखें तो पुलिस को जो टारगेट दिया गया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो किसी हद तक कामयाब रहे, और उन्होंने लाहौर से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं जाने दिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ी है लाहौर के शहरियों को। और इस वक्त जो लाहौर शहर में सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है उसमें ख़ास तौर पर जो पेट्रोल और डीजल के जो टैंकर्स हैं वो रास्ते में जगह जगह रुक गए, जिसकी वजह से अब पेट्रोल पंप्स ड्राई होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब चूंकि हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ घुटन खत्म होती हुई नजर आ रही है। कब तक ये सारी रुकावटें हटा दी जाएंगी, कंटेनर्स हटा दिए जाएंगे? क्योंकि कल तो था कि इन लोगों को नहीं जाने देना, कारकुनान को निकलने नहीं देना लाहौर से, और अब तो काफिले भी निकल गए हैं और लॉन्ग मार्च भी डिले कर दी है। तो कब तक जिले इंतजामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये रुकावटें हटा दी जाएंगी? जी, अब जुज़वी तौर पर ये इक़दाम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि कंटेनर्स इतनी बड़ी तादाद में लगाए गए हैं कि पहले ये कंटेनर्स लगाए जाते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 उनकी लेयर बनाई जाती थी और उसके आगे जगह खाली छोड़ दी जाती थी। इस दफ़ा 3-3, 4-4 लेयर बनाएगी। सामान से भरे हुए ये कंटेनर्स हैं और उनके जहाँ तक के जो टायर्स हैं उनकी हवा भी निकाल दी गई ताकि ये बिल्कुल मूव ना कर सके। तो अब इसको थोड़ा सा मामूल पर आने पर लगता है ऐसे है कि कम से कम घंटे से 2 घंटे मज़ीद लगेंगे, जिसमें ट्रैफिक बिल्कुल थोड़ी सी मामूल पर आना शुरू होगी। हमें बाज़ अभी ऐसे लोग भी नज़र आए जो कि अब स्कूल खुल चुके थे, आज कल तो छुट्टी थी, तो वो अपने बच्चों के लिए परेशान थे कि सुबह तो हम छोड़ आए हैं, अब उन्हें वापस कैसे लेके आएंगे। इसी तरह जो टैंकर्स हैं पेट्रोल और डीजल के वो फंसे हुए हैं, सब्जियों वाली गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं। हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी नज़र आई जो कि दीगर सामान लेके जाती हैं, ख़ास तौर पर दूध की गाड़ियाँ वो भी फंसी हुई नज़र आई। तो अगर खुदा ना खास्ता ये मरहला तवील होता, इसी तरह सील किया रहता, तो एक तरफ तो धरने की जो मसले मसाइल होने थे वो अपनी जगह पे अब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती जा रही है और वक्त लगेगा, लेकिन ये रुकावटें भी हटा ली जाएंगी। बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे जाहिद आबिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन मजीद क्या आगे होने जा रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? लियाकत अली, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, मुझे बताइएगा, PTI ने लॉन्ग मार्च को डिले कर दिया है, 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत को कि वो जो इलेक्शन का ऐलान करे, नहीं तो दोबारा से एक मर्तबा फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपके पास क्या तफसीलात हैं इसकी और आगे क्या होने वाला है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद जो है वो मुख्तसर सा खिताब किया और उस मौका पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 6 दिन की हुकूमत को डेडलाइन दे रहे हैं। 6 दिन के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, नहीं तो फिर वो जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो अपने कारकुनों को और आवाम को जो है वो इस्लामाबाद लाएंगे। बुनियादी तौर पर जो तहरीक इंसाफ है वो लॉन्ग मार्च के जरिए जो है वो आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव बढ़ाना चाहती थी।
उसके लिए उसने कल जो है एक भरपूर एहतजाज भी किया, मुज़ाहमत भी की, उसका पुलिस से और दीगर अदारों से सामना भी हुआ और लाठीचार्ज शेलिंग का भी सामना किया गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाज़ेह हदायत थी कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है इनके कैद जो कारकुन थे गिरफ्तार उनको रिहा किया गया, पार्टी रहनुमाओं को रिहा किया गया, इसलिए उनका ये हुक्म था कि वो जहाँ पर धरना नहीं बल्कि जो भी एक जलसा करना है, इज्तिमा करना है वो करके तो इमरान खान वापस जाए। तो उसके पेश नज़र जो है इसको आज का जो है वो इज्तिमा जो है इसको मौखर किया गया है अब 6 दिन के लिए। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने शाम 7 बजे जो है वो लिबर्टी चौक में फिर एक बार अपने कारकुनों को कॉल दी है और ये कॉल का मकसद ये है कि जिन लोगों ने इस एहतजाजी मार्च में शिरकत की और मुश्किलात का सामना किया उनका शुक्रिया अदा किया जाए। तो तहरीक इंसाफ जो है अगले 6 रोज की जो है वो खुद को वो मोबिलाइजेशन के लिए एक्टिव रखेगी और ये जो असाब की जंग है इसमें अभी साहब क्या अगले 6 दिन भी इसी तरह पीटीआई की तरफ से छोटी छोटी रैलियां यहाँ पर जलसे जुलूस किए जाएंगे? कोई ऐसी खबरें भी हैं? साफ जो है वो सियासी सरगर्मियां जो है वो अपनी जारी रखेगी क्योंकि जो 6 रोज का वक्त है कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसलिए पीटीआई ऐसा कुछ नहीं करेगी कि जिससे उनकी मोबिलाइजेशन कैंपेन जिसने एक अरूज पकड़ा था उसमें सुस्ती आए या फिर उनके कारकुन जो है वो घरों में बैठ जाएं। तो इसलिए शफकत महमूद जो कि सदर पीटीआई पंजाब हैं वो मोबिलाइज रखेंगे। आज जो कल एक फैसल नामी पीटीआई का जो कारकुन जो है वो ब्रिज से गिरकर जो है वो शहीद हुआ है उसके घर भी शफकत महमूद जो है वो जाना चाहते हैं और वहां पर वो मीडिया से टॉक भी करेंगे, शाम को लिबर्टी चौक में इज्तिमा करेंगे। तो यूं लगता है यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखेगी। लेकिन लियाकत साहब कल भी हमने देखा कि लिबर्टी चौक पर जब रैली निकाली गई वहां पर भी जब कारकुनान इकट्ठे हुए रात के वक्त तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी। तो आइंदा तो इस तरह का कोई चीज या कोई वाकया तो नहीं देखने को मिलेगा हमें? देखिए इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो अदारे हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं रात को लिबर्टी चौक के इज्तिमा पर। लेकिन लिबर्टी चौक का जो इज्तिमा होता है वो खालिस्तान जो है वो पीटीआई के सिर्फ कारकुन नहीं होते, उसमें जो है वो पीटीआई के से हमदर्दी रखने वाली जो फैमिलीज होती हैं वो भी खवातीन और बच्चे भी शिरकत करते हैं। तो रात जब लाठीचार्ज जो शेलिंग हुई थी उसमें वो बच्चे और खवातीन भी शदीद मुतासर हुई थी। तो आज जिस तरह एक इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल को जो है वो कुछ वक्त के लिए मौखर किया 6 दिन के लिए, तो अमकान तो यही समझा जा रहा है कि शायद आज लिबर्टी चौक के जो इज्तिमा है उस पर शेलिंग ना हो, क्योंकि अब इस मुजाहरे को जो है वो कहीं इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना या ये एक सिर्फ टोकन जो है वो प्रोटेस्ट या एक अपना पार्टी का उनका इजहार तशक्कुर है उन लोगों के लिए जिन्होंने कल के मार्च में शिरकत की। तो इसलिए कम इम्कान लगता है। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कुछ चीज प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वो ऐन मौके पर किस तरह के रद्द-ए-अमल पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन लियाकत साहब आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हुकूमत को कि वो ऐलान करे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हुकूमत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है? हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल तो आ चुका है। हुकूमत ने कहा है कि जो है वो हुकूमत इस तरह दबाव में आकर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी। इत्तेहादियों की मशावरत से इत्तेहादी ही फैसला करेंगे कि कब इंतखाब में जाना है और कब नहीं जाना। इस हवाले से फिल वक्त तो जो है वो हुकूमत ने इस दबाव को लेने से इनकार कर दिया है। तो अब चीजें जो है वो अगले 6 रोज में जो है शायद लगता है कि जिस तरह कल बैकडोर राब्ते हुए थे और उसमें चीजों को हल करने की कोशिश की गई थी कि इस पर धरने को रोका जाए या उसके लिए जगह एक दी जाए कि वो जब वहां पर जलसा कर सकें। तो कल भी बैकडोर राब्ते हुए थे, तो शायद अगले 6 दिन का जो वक्त दिया है उसमें भी बैकडोर राब्तों के जरिए चीजों को मुमकिन है कि सुलझाने की कोशिश की जाए। इस हवाले से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने कल भी कुछ राब्ते किए थे, इजलास किए थे। अगले 6 दिन के बाद जनाब पता चलेगा कि इस लॉन्ग मार्च का क्या बनता है। लियाकत अली नुमाइंदा लाहौर न्यूज हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत साहब आपका बेहद शुक्रिया। और ये सारी सिचुएशन थी जो कल से चल रही थी पंजाब में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, लेकिन अब सुबह ये खबर आई है कि इमरान खान ने मौखर कर दिया है अपने लॉन्ग मार्च को। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हुकूमत को कि वो इलेक्शन करवाए। अब 6 दिन के बाद देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम हमेशा बच्चों को ना एक चीज़ सिखाते हैं, वो है जीतना। कभी उन्हें हम बताते ही नहीं है कि किसी मोड़ पर हमें हार का भी सामना करना पड़ सकता है और उसे हमें किस तरह डील करना है, ये चीज़ हम नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जिसके नताइज जो है आगे ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक निकलते हैं। हम आए दिन ऐसी खबरें भी सुनते रहते हैं कि फ़लाँ क्लास के बच्चे ने इम्तिहान में नंबर कम आने की वजह से जनाब खुदकुशी कर ली है, या फिर पसंद की शादी ना होने की वजह से नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा ही कर लिया। ये सारी खबरें इसी वजह से सुनने को मिलती है कि हमें बचपन से ही रिजेक्शन तस्लीम करना नहीं सिखाई जाती, और ये आदत सारी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि हमारी आदत बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गई होती है कि हमें चाहिए तो चाहिए ही, हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम अगर जॉब के लिए भी जाएं ना, तो इंटरव्यूज़ में पास ना होने से हमें ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, और हम ये बात तस्लीम ही नहीं करते हैं कि हम रिजेक्ट भी हो सकते हैं कहीं जाकर। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी नाकामी का जो मलबा है सारा वो इंटरव्यू लेने वाले पर डाल देते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि जनाब सिफारिश कल्चर है, या रिश्वत का इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। जो मजबूत हिसाब के मालिक होते हैं वो तो गिर गिर कर अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, और लेकिन जो हार जाते हैं लोग, वो उनके लिए एक तकलीफदेह मरहला होता है। और ये सभी जानते हैं कि आपकी ज़ात जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। रिजेक्शन, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया जाता है, ये आपको या मुझे एक और मौका देती है कि भाई सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, जो तुमने फैसला किया है क्या वो फैसला तुम्हारे लिए ठीक है या गलत है। आपको एक नया मौका दे रही होती है, नए रास्ते खोल रही होती है ये जो रिजेक्शन होती है, कि खुद को रिकंसीडर करने का मौका मिलता है कि दोबारा से रीथिंक करो उस फैसले के बारे में, उसको हथियार बनाकर कैसे हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी नाकामी को अपनी ताकत में कैसे बदलना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फैसल अकबर अवान मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फैसल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच एंड आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बहुत शुक्रिया आपका, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे लेट मी अप्रिशिएट यू। थैंक यू फैसल। फैसल, जॉब के बारे में अगर देखा जाए तो क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे कि पहली दफ़ा में तो शायद ऐसा कुछ कर जाते हों या उनको सीट ना मिलती हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो एक बार में रिजेक्ट होने के बाद कहते हैं जी अब हम शायद ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते या कामयाब नहीं हो सकते। तो ये वैलिड चीज़ है कि अगर हम एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। इट्स अ रूल ऑफ लॉ लाइफ या साइंस ऑफ लाइफ कहना चाहिए कि रिजेक्शन के बगैर तो जिंदगी का कोई मरहला आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये तो हो सकता है कि कुछ लोग अल्लाह के करम से या बाय वर्चू ऑफ गुड लक किसी एक या दो जगहों पर बगैर किसी रिजेक्शन के या नाकामी के वो अपनी वो मनपसंद चीज़ हासिल करने, चाहे वो जॉब है या कोई रिश्ता है या कोई भी अपॉर्चुनिटी है। बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हमें मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो एजुकेशन है, हमारी पर्सनल लाइफ है या फॉर दैट मैटर हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है, हमें उसमें हमेशा रिजेक्शन का एक ऑप्शन होता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर हम दीनी एतबार से देखें तो नफ़ा और नुकसान के पहलू को सामने रखते हुए ही कारोबार किया जाता है। खुशी और गम के मिलाप को ही जिंदगी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे व्यूअर्स में कोई अकाउंटिंग समझता है, जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो डेबिट क्रेडिट का भी एक रूल होता है। सो ऐसा कहना कि हम सिर्फ जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, या जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए हम अप्लाई करें उसमें हमें हमेशा सक्सेस मिले, फेलियर ना मिले, मुझे लगता है ये बड़ा अनरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। और इसकी शुरुआत जो होती है वो मेरा ख्याल है शायद बड़े छोटे होते से बच्चों को, जो मैं अक्सर मुख्तलिफ फोरम्स पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बात कर रहा होता हूँ, कि शायद हमारे नौजवानों को जब वो बच्चे थे, जब वो स्कूल गोइंग होते हैं, जब वो घरों में तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, कहीं माँ बाप उनको कहीं ये तरबियत देना जरूरी नहीं समझते, या शायद हमारा जो कल्चर है वो बड़ा कंपैरेटिव हो गया है कि जी माएँ या अक्सर हमारे जो पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि नंबर 1 पोजीशन लेके आनी है, टॉप करना है। तो दैट इज नंबर 2 को तो कंसीडर ही नहीं किया जाता ना। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को ये सिखाएं और
मैंने बल्कि बहुत दफा वो कोट भी की है, और आई एम श्योर आपने भी जिस अंदाज से बात का आगाज किया है, बानो कुद्सिया का एक वीडियो क्लिप अक्सर फेसबुक पे और इधर उधर वो नजर आ रहा होता है, जिसमें वो ये कहती हैं कि हम जो गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को फेलियर के बारे में बताना भूल जाते हैं कि अच्छा अगर तुम्हारा कभी रिश्ता टूट जाए तब क्या करना है, अच्छा अगर कभी तुम जिंदगी में किसी इम्तिहान में फेल हो जाओ तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी, या उनको ये भी बताना है कि ये भी एक ऑप्शन है जिंदगी गुजारने का। तो और ये बहुत जरूरी है। आप आए दिन देखिए, आपको खबर मिलती है कि जी लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन में फिर कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं। आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे। अर्लियर इज बेटर। हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को, जूनियर्स को ये बात आए दिन एक कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ द डेली टीचिंग होनी चाहिए कि यस इट्स ओके टू बी फेल्ड, इट्स ओके, सो हैव फेथ वाली बात होनी चाहिए। लेकिन फैसल, ज़्यादातर जो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए ना, तो वो जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं हम डिग्री हासिल कर लेंगे तो आगे जाके हमें जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, या हम जो सोच रहे हैं उसके लिए हम उस क्राइटेरिया में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। और जैसे ही अगर कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाता है, रिजेक्शन फील करता है और वो उसके बाद दिल बर्दाश्ता हो जाता है, लेफ्ट आउट फील करता है। तो इस बुनियाद पर फिर किस तरह, अगर जो रिजेक्ट हो गए हैं उसको किस तरह हम अपनी कामयाबी में बदल सकते हैं? कोई ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। और बिल्कुल रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा, बहुत पार्ट है। अब हमने देखना है कि हम इस रिजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके आगे बेबस हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि रिजेक्शन जब भी होती है, हमें अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने से पहले या फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें उसको प्रोसेस करना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हुआ क्या है जिसकी वजह से रिजेक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से यूथ के साथ क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन भी करता हूँ, कॉर्पोरेट में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि जी एक साहब ने इंटरव्यू दिया और वो रिजेक्ट हो गया, और वापस आकर वो जब उनसे पूछा जाता है उनके दोस्त या फैमिली वाले, तो कहते हैं जी कंपनी बुरी थी, या इंटरव्यूअर ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की, या वहां पर मेरिट नहीं था, ब्ला 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 ब्ला। यानी हर वो बात आमतौर पर आपको सुनाई दी जाएगी जिसमें दूसरों को ब्लेम किया जा रहा होगा। मेरा मशवरा ये होगा कि हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या हो सकता है हम कंपनी के बारे में जिस रोल के लिए अप्लाई करने गए थे उस रोल के लिए हम सूट ही ना कर रहे हैं, हमारी क्वालिफिकेशन ना, और अगर सब कुछ था तो उस दिन एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी अच्छी ना गई हो। सो हमें ये देखना है कि रिजेक्शन में से, फेलियर में से हमारा सबसे पहला काम है अपना प्रोसेस करके पार्ट देखना कि क्या हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रहेगी। एम आई लैकिंग समथिंग, डिड आई मिस समथिंग, वाज आई नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और एक हार्वर्ड बिजनेस का बड़ा मशहूर आर्टिकल है, मैं तमाम देखने वालों से कहूंगा कि अगर वक्त मिले तो जरूर पढ़ें, और वो जरूरी नहीं कि सिर्फ बिजनेस के लोग पढ़ें, कोई भी पढ़ सकता है। वो है, उसका नाम है कॉग्निटिव फिटनेस। ये रॉड्रिक ने लिखा है और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। उसमें उसने न्यूरो साइंस बताई है कि कॉग्निटिवली, मेंटली लोग फिट कैसे रह सकते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी इसी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम किस तरह से हैंडल करें रिजेक्शन को। उसमें मैं पूरा आर्टिकल तो खैर लंबी बात हो जाएगी, मैं उसमें से एक टिप बता देता हूँ। वो कहते हैं कि सर्च फॉर द पैटर्न, बी इन सक्सेस और फेलियर। यानी अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो फिर भी ये जरूर देखें कि आपकी कौन सी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बना रही है। फैसल, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कामयाबी का रास्ता भी इतना मुश्किल उन्हें बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी गलत चीजें हैं या गलत अप्रोचेस हैं जिनको हम इख्तियार कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से हमें जो कामयाबी का आसान तरीन रास्ता भी है वो मुश्किल लगना शुरू हो जाता है? बिल्कुल सही है। आई थिंक फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन सबसे बड़ा और नंबर 1 रीजन जो है लोगों को जो कामयाब नहीं होने देता, वो सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग है। सेल्फ डाउट से मुराद ये है कि हम अक्सर औकात, बल्कि बेशतर औकात, हम अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही नहीं रखते, ना हम प्रोसेस करते हैं। और आजकल एक जो कल्चर खत्म होता जा रहा है, हम उस्तादों को या मेंटोर्स को या कोचेस से कोचिंग लेना या एडवाइस देना कम हो गए। हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है खासकर, वो जहाँ एक तरफ बहुत टैलेंटेड है, बहुत आईटी फ्रेंडली है, बहुत टेक सेवी है,
बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इन है, मुझे लगता है वहां पर जो एक्चुअल सोशल इंटरेक्शंस थे वो थोड़े से कम हो गए हैं अपने हम उम्र दोस्तों के अलावा लोगों से बात करने के। मैं रेफर कर रहा हूँ कि पहले दौर में लोग अपने साथीदार से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने कोचेस से, अपने उम्र से बड़े तजर्बे में लोगों से वो बातचीत किया करते थे, राय लिया करते थे। आजकल ये थोड़ा ट्रेंड, बिकॉज मैं खुद भी बहुत अरसे से टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड कम हो गया है। अच्छा, जब आप किसी से एडवाइस लेना, मशवरा करना और कोचिंग लेना खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो फिर आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप सेल्फ डाउट आ जाता है आपके अंदर, या फिर आप लोगों से मशवरा लेना, खासतौर पर अपने मेंटोर से या फिर अपने इर्द गिर्द जो वालिदैन हैं या फिर आपके साथीज़ा हैं, उनसे पूछना बंद कर देते हैं, तो ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं। फैसल अकबर अवान हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर थे। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।